जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चों को जानकारी मिल सके। साथ ही आप लोग का जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, 5 अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उनके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, फिजियोथेरेपी क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रश्न आप लोग 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य सेवा उपचार है जो चोट, बीमारी या विकलांगता के बाद शारीरिक गतिविधियों, ताकत और लचीलेपन को बहाल करने व सुधारने पर केंद्रित है। वहीं यह दवा रहित थेरेपी है। मेरे प्यारे बच्चों, यह दवा रहित थेरेपी है जिसमें व्यायाम, मालिश और इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे तकनीकों द्वारा दर्द प्रबंधन और शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं या फिर खेल के दौरान या किसी अन्य कार्य के दौरान हमारे पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में मोच आती है तो हमें असहनीय दर्द होती है। कभी कभी दर्द जो होता है वो बहुत जल्द ही राहत मिल जाती है, और कभी कभी असहनीय दर्द के कारण हमें फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास जाना होता है, जहाँ पे बिना कोई चीड़-फाड़ के हमारे दर्द को राहत पहुँचाया जाता है, जैसे कि व्यायाम के ज़रिए, इसके अलावा मालिश के ज़रिए, इलेक्ट्रोथेरेपी के ज़रिए, और जिससे हमारे बॉडी को हमारे बॉडी को दर्द से राहत मिलती है। इसे ही क्या कहते हैं? फिजियोथेरेपी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कार्य के बारे में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जितना भी हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, वीडियो को शेयर कर दें एक बार, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना ना भूलें। तो फिजियोथेरेपी के प्रमुख कार्य है, पहला दर्द से राहत, जैसा कि पीठ दर्द, गठिया, साइटिका और जोड़ों के दर्द को कम करना फिजियोथेरेपी का पहला कार्य होता है। दूसरा, गतिशीलता और कार्यक्षमता में सुधार लाना, यानी कि चलने, उठने, बैठने और शारीरिक संतुलन में सुधार करना फिजियोथेरेपी का दूसरा कार्य है। तीसरा है चोट और सर्जरी के बाद पुनर्वास, यानी कि हड्डी फ्रैक्चर, मांसपेशियों की चोट या सर्जरी के बाद रिकवरी को तेज करना। वहीं चौथा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घकालिक स्थितियों का प्रबंधन, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, जैसे कि मधुमेह या हृदय रोग जैसी पुरानी समस्याओं के लक्षणों को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चोट की रोकथाम, यानी कि चोट की रोकथाम कैसे की जाती है। तो गलत पोस्चर, यानी कि पोस्चर को ठीक करके और मांसपेशियों को मजबूत बनाकर भविष्य की चोटों को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शरीर या फिर शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना। फिजियोथेरेपी के तहत में आप अपने शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों को आराम देना, लचीलापन बढ़ाना और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। वहीं आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है और जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना है। तो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप लोग बारीकी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसका तैयारी अच्छे से करके जाए। वहीं ये प्रश्न जो है क्लास 10 12 दोनों में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग के जो भी अपने भाई लोग हैं उनको भी आप वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी तैयारी हो सके। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो भी 5 अंक के प्रश्न है, और इसमें हम कुल 3 प्रश्नों को करने वाले हैं, और तीनों जो हमारा 5-5 अंक के हैं, जबकि हमारे एग्जाम में 2 प्रश्न को ही बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। तो दूसरा प्रश्न है जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम के लिए रामबाण हो सकता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि BMW, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं सभी का कंटेनर भी यहाँ पे दिया गया है। हरा डस्टबिन, रेड डस्टबिन, येलो डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। तो जैसे कि अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में उपचार व अनुसंधान के दौरान उत्पन्न संक्रामक अपशिष्ट है, जिसमें उपयोग की गई सुइयां, पट्टियां, मानव अंग, रक्त और दूषित कपड़े शामिल होते हैं। इसके सुरक्षित निपटान में भस्मीकरण, ऑटोक्लेविंग और रंग कोडित बैगों जैसे कि पीला, लाल, नीला, सफ़ेद में वैज्ञानिक पृथक्कीकरण शामिल है, जो संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का निदान काफ़ी सावधानीपूर्वक करने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है, और साथ ही अस्पताल में रह रहे रोगियों को सहायता मिलती है, और अस्पताल में किसी प्रकार की अन्य बीमारियां फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो हम लोग जान चुके हैं
कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें संक्रामक कचरा जैसे कि रक्त से सने बैंडेज, कपास, अंगों के अवशेष यानी कि प्लेसेंटा। दूसरी आती है नुकीली वस्तु जैसे कि सुई, सिरिंज, ब्लेड, टूटा हुआ कांच। वहीं दवाइयों के अवशेष में क्या जाता है, उपयोग की गई या पुरानी दवाएं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला कचरा जिसमें कि आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का कचरा, जिसमें क्या आ जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का कचरा। अब हम बात करने वाले निपटान के तरीके, डिस्पोजल मेथड इसका क्या होने वाला है। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन 1998 यानी कि संशोधित 2016-18 के नियम के अनुसार किया जाता है। एक टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जिसके प्रमुख तरीके नीचे दिए गए हैं, जैसे कि पहला है पृथक्करण। पृथक्करण में मेरे प्यारे बच्चों, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग रंग के डिब्बों में रखना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए। तो सबसे पहला जो बैग होता है येलो बैग, इसका क्या काम है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि येलो बैग में जो हमारा आता है शरीर के अंग, रक्त, संक्रामक कपड़े, भस्मीकरण के लिए। वहीं दूसरा लाल बैग का क्या में कौन से अपशिष्ट रखा जाता है, पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरा जैसे बोतल, दस्ताने, कैथेटर आदि। अब है अ, नीला बैग यानी कि नीला बैग कंटेनर। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू कंटेनर यानी कि कांच की वस्तुएं इसमें रखे जाते हैं। जितने भी कांच के टूटे फूटे वस्तुएं होते हैं सभी को इनमें रखा जाता है। सफ़ेद कंटेनर का क्या कार्य है, तो धातु की नुकीली वस्तुएं जैसे सुई और ब्लेड को रखा जाता है। तो ये चार जो डस्टबिन है आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पीला बैग शरीर के अंग, रक्त, संक्रामक कपड़े। वहीं कि लाल बैग में क्या होता है, पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरा। नीला बैग में क्या रखा जाता है, कांच की वस्तुएं। और सफ़ेद कंटेनर में रखा जाता है धातु की नुकीली वस्तुएं। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में क्या होता है, उच्च तापमान पर कचरे को जलाना, मुख्य रूप से पीले रंग के कचरे के लिए। ऑटोक्लेविंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उच्च दबाव वाली भाप से कीटाणु रहित करना यानी प्लास्टिक के लिए। रासायनिक कीटाणु शोधन क्या है, केमिकल। तो तरल अपशिष्ट को रासायनिक रूप से साफ करना इसमें शामिल है। वहीं गहरा दफन, इसका भी एक और तरीका है। तो गहरा दफन में क्या होता है कि संक्रामक कचरे को सुरक्षित स्थान पर गाड़ना विशेषकर छोटे क्लिनिकों में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका इम्पोर्टेंस यानी कि संक्रमण की रोकथाम जैसे बीमारियों फैलने से रोकना, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण को कम करना, स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि चिकित्सा कर्मियों को चोट व संक्रमण से बचाना। तो अगला प्रश्न है टीकाकरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य व लाभों को लिखें। तो प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण यानी कि टीके ऐसी दवाएं हैं जो आपको गंभीर संक्रमणों से बचाती है। ये शरीर को बीमार होने से पहले ही बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं टीकाकरण आपको और आपके बच्चे को खतरनाक या जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखता है, जबकि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि उसे होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो टीकाकरण अनेक बीमारियों से बचाव करता है। बच्चे को जन्म के दौरान में BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और टीबी के से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा TT, टेटनस और OPV यानी कि ओरल पोलियो वायरस, ये सारे जो है वो टीकाकरण के श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके अलावा टीके लगवाने से आपके या आपके बच्चे द्वारा बीमारी फैलाने की संभावना कम हो जाती है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीका नहीं लगवाते हैं या टीकाकरण के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया विकसित नहीं कर पाते हैं, विशेषकर नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के लिए। वहीं बात कर लेते हैं जिन लोगों को अपने आसपास टीका लगवा चुके व्यक्तियों से लाभ होता है, उनमें कैंसर का इलाज करा रहे लोग, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाली दवाएं ले रहे मरीज, अंग प्रत्यारोपण करा चुके मरीज या मधुमेह जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हैं। ऐसे मरीजों को टीका लगवा चुके लोगों से फायदा होता है क्योंकि वे बीमारी को फैलने से रोकता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, टीके बीमारियों से संबंधित जटिलताओं के विकसित होने के जोखिम को भी कम करते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV का टीका कुछ प्रकार के कैंसर के विकास को रोकता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टीके क्या होते हैं, तो हम लोग आप लोग को बता देना चाहते हैं। टीके ऐसी दवाएं हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं या
विषाणुओं से तैयार की जाती है, जो या तो मृत होते हैं या निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। कुछ टीके विषाणु या जीवाणु के केवल एक भाग से तैयार किए जाते हैं। टीके उन प्रोटीनों से भी बनाए जा सकते हैं जिन्हें आपका शरीर संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए स्वाभाविक रूप से बनाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, किन बीमारियों के लिए टीका लगवाया जाता है, तो आप लोग को एक जानकारी होना चाहिए। कोई बीमारी के टीके के लिए तभी पात्र होती है जब आम है या घातक है या ऐसी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है मानो आप उस बीमारी से पीड़ित हैं। तो टीकाकरण की आवृत्ति भी क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि खासरा फैलने वाले वायरस जैसे कुछ वायरस समय के साथ नहीं बदलते। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को याद रखती है और हमें जीवन भर सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और अकड़न सी होती है। इसके अलावा बुखार भी आ सकते हैं। वहीं शरीर पर पित्ती और खुजली जैसी एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया भी होती है। टीकाकरण के फायदों की तुलना में दुष्प्रभाव मामूली है, मतलब कि इसका ज़्यादा लाभ होता है, ये कम खतरनाक होते हैं। टीकाकरण की सिफारिश को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आयु, स्वस्थ इतिहास, यात्रा स्थल, यौन गतिविधियाँ, जीवन शैली, पेशा और पिछले टीकाकरण। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे को कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, तो भारत सरकार के अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम इस प्रकार है, जैसे कि शैशवावस्था यानी जन्म से 1 वर्ष तक। जन्म के समय अक्सर BCG यानी कि बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन तापेदिक से बचाव के लिए और हेपेटाइटिस बी हैपेबी के टीके लगाए जाते हैं। वहीं 6 सप्ताह OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, HIV लगाए जाते हैं। जबकि 10 सप्ताह वाले बच्चों को क्या लगाया जाता है, तो OPV पेंटा काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आप लोग के जानकारी के लिए भी, आप अपने घर के बच्चों के लिए भी इसको जानकारी नोट कर सकते हैं। वहीं 14 सप्ताह के बच्चे को OPV पेंटा और रोटा वायरस लगाया जाता है, जबकि 9 महीने के बच्चे को खासरा रुबेला यानी कि MR टीका, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, JE, विटामिन A लगाया जाता है। 12 महीने के बच्चे को कौन सा दिया जाता है, तो खसरा, गलसुआ, रुबेला, MMR लगाया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक बचपन जैसे कि 1 से 6 वर्ष के बच्चे को यानी कि 16 से 24 महीने DPT बूस्टर, विटामिन A, AMR, JE, OPV के टीके लगाए जाते हैं। जबकि 4 से 6 वर्ष यानी कि MMR, DTWP, DTAP, IPV, PCV के टीके लगाए जाते हैं। और 4 से 6 वर्ष के बच्चे को हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था यानी कि 10 से 12 वर्ष, DD, टेटनस और डिप्थीरिया, HPV, ह्यूमन पेपिलियो वायरस। इसके अलावा 16 वर्ष के बच्चे को DT, TD, टेटनस और डिप्थीरिया लगाया जाता है। अतिरिक्त टीके भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, बच्चों को 6 महीने की उम्र से शुरू करके प्रति वर्ष इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाना चाहिए। कोविड-19 आप लोग को पता ही है कि बच्चों के लिए भी कोविड-19 के टीके लगवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा टीकाकरण छूटे हुए टीकों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रम का पालन करके पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यदि किसी बच्चे का टीकाकरण छूट जाता है तो उसे बाद में टीका लगवाकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो टीकाकरण क्या है, हमारे जीवन के लिए वरदान है और इसे नियमित रूप से सभी बच्चों को लगवानी चाहिए, बच्चे बुजुर्ग सभी को, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ प्रदान कर सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।